आसिम, बहुत शुक्रिया आपने बात की और आपने अपनी थोड़ी सी मुख्तसरन कहानी ज़रूर सुनाई। मैं मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा आइडिया है। मैं भी जब मैंने फाउंड्री स्टार्ट की तो आई वॉज इन लव विद द फाउंड्री। मुझे लोग पूछते थे कि आपकी हॉबी क्या है। दे यूज टू फाइंड मी वेरी कमिटेड। एक ना आई वॉज ए डेडिकेटेड फाउंड्री मैन। 1970 से मैं मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश फाउंड्री मैन का, और उसके साथ फिर यही पढ़ा, यही किया और मुख्तलिफ किस्म के। तो लोग पूछते तुम्हारी हॉबी क्या है, तो मैंने कहता फाउंड्री मेटल कास्टिंग मेरी हॉबी है। तो कहते ये तो तुम्हारी प्रोफेशन है। मैंने कहा यही मेरी हॉबी है। सो आई वॉज सो डेडिकेटेड टू फाउंड्री। लेकिन होता यह था कि कभी किसी का कोई पुर्जा बना दिया, कभी किसी का कर दिया, कभी किसी का। ये जो जिसको हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसमें सबसे पहली जो पाकिस्तानी कास्टिंग लगी हैं वो मैंने बना के दी थी। सो यू कैन सी के। तो फास्ट फॉरवर्ड करते करते फिर हमने मिलत के लिए काम स्टार्ट किया 1986 में, और प्रॉपर एक एक्सपेंशन करके डेडिकेटेड एक फाउंड्री बनाई टू मेक पार्ट्स फॉर मिलत, वो भी रियर एक्सल हाउसिंग बनाने के लिए। वो अलहदा एक स्टोरी है कि हमने कितने कम टाइम के अंदर क्या किया, क्योंकि उसमें मेटल कास्टिंग के अलावा जो एक टेक्नोलॉजी होती है, एक मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। सो आई थिंक आई वॉज एबल टू मैनेज सर्टन सेक्शंस ऑफ द टेक्नोलॉजी बड़े क्विकली। हमने एक्सल हाउसिंग जो यहाँ पे किसी ने नहीं बनाया था उस वक्त तक, बोला बलूचिस्तान फाउंड्री बना रही थी, बट दे वर स्ट्रगलिंग। तो हमने वो एक इन्वेस्टमेंट भी बड़ी ठीक ठाक किस्म की उस वक्त के मुताबिक, और उसको बनाना भी शुरू किया, और मिलत वॉज वेरी हैप्पी वर्किंग विद अस। लेकिन साथ ही ये हुआ कि ये साल हैं जी 1987-88 की बातें हैं। तो मिलत का सारा जो दारोमदार था वो एग्रीकल्चर बैंक की लैंडिंग के ऊपर था। वो जैसी लैंडिंग करते थे वैसे ही इनकी ट्रैक्टर की सेल बढ़ती थी। अगर एग्रीकल्चर बैंक ने लैंडिंग कम कर दी तो इनकी सेल भी गिर गई। जब इनकी सेल गिरती थी या नया बजट आता था तो सिकंदर साहब ही इस्लामाबाद आ जाते थे, और हम लोग जो वेंडर थे, मैं तो था ही इस्लामाबाद में, लेकिन बाकी भी सब लोग उधर आ जाते थे, और फिर मुख्तलिफ जगह पे लॉबी करते, जी इसको कर दें, ये टैक्स को कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें सर। तो एक दिन हम वहाँ पे मेलोडी सिनेमा है इस्लामाबाद में एक, तो उसके वहाँ रेस्टोरेंट्स होते नहीं थे को ख़ास, तो एक बड़ के दरख्त के नीचे हम लोग बैठे तिक्के खा रहे थे। तो एक मेक शिफ्ट था ना, कोई तिक्के वाला बंदा था उस, तो सिकंदर साहब और मैं बैठे थे, और भी थे, एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे और रोना धोना कर रहे थे। तो मैंने सिकंदर साहब से कहा, मैं कहा जी आपकी वजह से हमें भी डुबकियाँ लगती हैं। तो सिकंदर साहब ने बड़े मज़े की बात की, कहने लगे कि यार हमने आपको कोई और कस्टमर तलाश करने से रोका तो नहीं है, हमने तो आपका ठेका नहीं लिया हुआ। और मुझे वो बात देखने की बात ऐसे है कि बादियों नज़र बंदे को सोचना चाहिए कि यार ये तो मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी उनकी कि मैंने इट मेड मी टू थिंक यार ये इन्होंने मिलत ने मेरा ठेका लिया हुआ है। तो मिलत के लिए तो आई कंटिन्यूड, हमने 18 साल एक्सल हाउसिंग बना के दिया उन्हें, लेकिन साथ हमने फिर कहा कि नहीं, वी मस्ट कल्टीवेट अदर कस्टमर्स। सो पहले हमने पाकिस्तानी कस्टमर्स और कल्टीवेट किए, काम और सीखा। फिर 94 में आई टुक माई प्रोडक्ट आउटसाइड पाकिस्तान। तो ये सिकंदर खान साहब की जो आपने बात की, और ये कई दफ़ा छोटी सी एक टिप होती है जिसके साथ ना एक आपका जाविया चेंज हो जाता है, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग चेंज होती है। ये जो था ना उनका कहना कि हमने ठेका नहीं लिया हुआ। अब जब मैं आपकी यहाँ पे एग्जीबिशन देखता हूँ तो 60-70% जो लोग बैठे हैं वो मिलत के सर पे बैठे हैं। तो इट्स वर्थ सीइंग कि मिलत ने आपका भी ठेका नहीं लिया जैसा कि मेरे साथ है। अच्छा, ये जो मैंने आज का जो लेक्चर है इसका बेसिकली क्या है कि प्लेइंग आउटसाइड द क्रीज है। जो बंदा ज़्यादा स्कोर कर रहा होता है ना, वो क्रीज से आगे ही जाके छिक्के लगा रहा होता है। गोरा जो था उसने, छोटा सा मुल्क था, उसने सारी दुनिया फतह कर ली यार। वो अपने मुल्क से निकल के आया। पिछले दिनों नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एक एक्स प्रोफेसर थे, उनके साथ मैं बात कर रहा था।
वो कहने लगे कि हमने एक स्टडी की थी, पुरानी बात कर रहे थे जब वो वहाँ पे काम कर रहे थे, कि ये पंजाब के लोग जो हैं इन्होंने कभी दुनिया का कोई हिस्सा फतह नहीं किया, जो आता है इनको फतह कर दे। और नादिर शाह भी आया तो हलाकू खान भी आया, तो ये जितने लोग बाहर से आए उन्होंने पंजाबियों के ऊपर किया। तो व्हाट हैपेंड, तो पता लगा कि पंजाबियों के कल्चर में है कि पानी भी काफ़ी था, ज़मीन भी ज़रखेज़ थी, इधर ही उनकी अपनी खेती बाड़ी ऐसी होती कि दे नेवर नीडेड टू गो आउटसाइड। बाकी लोग आते थे, इनको कॉन्कर कर जाते थे, जो भी आता था वो इनके ऊपर हुकूमत कर देता था। और करते करते आजकल ये है। अब अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करें तो हमारी मौजूदा जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका भी यही हाल है, दे आर नॉट वेंचरिंग आउटसाइड पाकिस्तान। तो ये जो मैंने लेक्चर है दिस इज़ इसी के मामले में है कि आप व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट। तो बातें तो बड़ी मुख्तसर सी हैं, आप लोग सारे सीजन लोग हैं, तो मैं छोटे छोटे इशारे बात करूंगा, फिर बाद में अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो फिर मैं उसको इंशाल्लाह मैं हैंडल करूंगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा इसी पाकिस्तान में जहां हम ये कह रहे हैं कि रखा हुआ कुछ नहीं है और हालात ख़राब हैं, इसमें भी हम यहीं पे लोग हैं पाकिस्तान में हु हैव वेंचर्ड अब्रॉड। तो ये थोड़ा सा मैं उनके मुतल्लिक आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कादरी ग्रुप है जी, कि ये भी स्टार्टिंग फ्रॉम ए फाउंड्री, तो अब माशाल्लाह दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे हैव एक फाउंड्री से प्रोफेशनलाइज करते करते, लेकिन साथ क्या था कि हमने 2004-05 में एक स्लोगन बनाया था, दुनिया हमारी मंडी। ये लोग वो थे जिन्होंने इसको ना अडॉप्ट किया और उसके पीछे प्रोफेशनलाइज किया अपनी कंपनी को है। और आई थिंक बाय 2006 जब दुनिया का सबसे बड़ा केन क्रशर कादरी ग्रुप ने लाहौर बना के लुइसियाना यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट किया है, और सारी दुनिया में खबर भी आई कि यार ये पाकिस्तान में लाहौर से बन के आया है। सो ये दिस इज़ जस्ट ए फोटो ऑफ वन ऑफ द केन क्रशर्स। ये प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें कास्टिंग मेजर पार्ट है सारा, लेकिन ये कि दे हैव कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट, और फिर उन्होंने एक ख़ास मार्केट निश तलाश की है। उस मार्केट निश में दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उधर से फिर जो उनको इनकम हुई है उसके साथ उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करते गए है, अपनी मार्केटिंग, अपनी मशीन टूल लेना, फैक्ट्रियाँ एनलार्ज करना, क्योंकि ये कोई सरकारी फंडिंग के साथ नहीं कंपनी बड़ी, ये इन्होंने मेहनत की है और उसके साथ दे हैव प्रोग्रेस्ड। ये हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही तालीम याफ्ता यंग, द जेंटलमैन जो AE डिज़ाइन के ज़ाफिर हैं, ये CM लतीफ़ के नवासे हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच तालीम ही एक चीज़ थी उनके पास, इंपीरियल कॉलेज लंदन का पढ़ा हुआ है, और इनको तकरीबन 20 साल हो गए हैं ऑलरेडी। लाहौर से ये डिज़ाइन एक्सपोर्ट करते हैं टू BMW, मर्सिडीज़ और बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी कंपनीज हैं। फिर वो करते करते उन्होंने उनके लिए कुछ पार्ट्स और मशीनरी बनानी शुरू कर दी है, और फिर इनके पास जो एक्सपर्टीज़ थी मैन्युफैक्चरिंग की और डिज़ाइन की और जो तालीम थी, अब ये इनके कुछ 10-12 पेटेंट्स हैं इनके अपने, एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू ग्रो। तो सेम मतलब कि, और अपनी जो सेल्स कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट की हुई है फ्रैंकफर्ट में, तो दे आर सेलिंग अगेन, और ख़ास तौर पर कस्टमर जो है ना यूरोप में ज़्यादा कस्टमर बैठे हैं उस तरीके। स्कॉन वेल्व्स, ये कंपनी आपके पास यहीं बैठी है। जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा, इनको विज़िट किया, तो ये UET के उस साइड पे क्या इलाका है जी जहाँ फोर्जिंग शॉप है जी, दरोगा वाला, वहाँ पे किसी गली में ना छोटी सी कंपनी थी।
तो इनको मैंने विज़िट किया, लेकिन मैंने देखा कि इनके पास वो अर्ज थी टू चेंज। एज ए रिज़ल्ट हमने फिर इनको कोच किया, इनको यूरोप की फाउंड्रियाँ दिखाई हमने पहले, फिर फाउंड्री ठीक की, तो ये जो बिज़नेस प्लान थी वेल्व्स की, इसको ठीक किया है। अच्छा, और उसके नतीजे में दे आर नाउ एक्सपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड, और उसका इनको जनरल फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी, शुगर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री सब इनके कस्टमर्स हैं। ये भी इसमें अगर आप जाएंगे एग्जीबिशन में तो आप इनका स्टैंड भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे हैं। अब ये कमिंग बैक, बाद में क्या कर रहा हूँ कि ये जितनी चीज़ें मैं की हैं, मतलब फाउंड्री है जिसने फिर आगे एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट को लेके उसने वर्ल्ड मार्केट के ऊपर पिच किया है। तो उस पर मेहनत तो लगती है, लेकिन ये है कि आप ये नॉर्मल कास्टिंग नहीं बेचते फिर रहे। कोई इनके पास जाए कह जी ए टाल दो सानू, नहीं, इन दे ओनली मेक वेल्व्स हैं। ये बैठे हमारे यहाँ पे सुहेब साहब भी माशाल्लाह मैगिल के तालीम याफ्ता हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं। अब इन्होंने फ्रॉम ए मशीन शॉप मेकिंग हाई प्रिसीजन पार्ट्स, दे हैव गॉन ऑन टू मेक हाइड्रोलिक पंप्स। इन्होंने अपनी छोटी सी फाउंड्री भी लगाई, क्योंकि जो पंप्स ये बना रहे हैं इसके अंदर जो प्रेशर्स हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर, वो आम कास्ट आयरन उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाय द वे ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर सम वेंडर्स ऑल्सो फॉर हिज कास्टिंग्स, क्योंकि इनके पास अब माशाल्लाह ऑर्डर इतना है कि ये ही नीड समबडी एल्स ऑल्सो टू डू द कास्टिंग्स इसके लिए। तो ये वर्ल्ड मार्केट है। आप यही अगर MCLX देखेंगे अपना नेट पे, तो यू विल फाइंड एवरीथिंग अबाउट हिज कंपनी है। तो अगेन अनदर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मार्केट फ्रॉम पाकिस्तान। ये मेरी अपनी कंपनी है। ये मैंने 1967 में फाउंड्री स्टार्ट की थी। जो बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, ये उस वक्त हमें बताने वाला कोई नहीं था, तो हमने फाउंड्री पहले लगाई और फिर गाहक बाद में तलाश किया। तो लेकिन ये है कि करते करते वी हैव कम टू दिस पॉइंट। जब मैं इस कंपनी से रिटायर हुआ तो वी वर एक्सपोर्टिंग टू 70 कंट्रीज़। तो किसी मुल्क में खुशहाली होती है, किसी में टैरिफ कुछ हो जाता है, किसी में कुछ होता है, लेकिन यह कि दुनिया में वी बिल्ट ए सिस्टम फॉर एक्सपोर्ट। ये मेरे इर्द गिर्द नहीं चल रहा। तो मुझे कंपनी से फारिग हुए 2006-07 से मैं फारिग हूँ कंपनी से, है। तो लेकिन ये कि हमने मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम के ऊपर जो बाकी के सिस्टम्स थे, वी बिल्ड दो सिस्टम्स, है, और फिर वर्ल्ड मार्केट और ख़ास तौर पे अमेरिकन मार्केट है। तो लोग जब मुझे पूछते हैं ना जी आपने अमेरिका देखा हुआ है, तो मैं अमेरिका देखने नहीं गया था। आई एस्टैब्लिश द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अमेरिका, है, और हमारा ये जो प्रोडक्ट है इट इज़ सोल्ड ऑल ओवर अमेरिका, है, बट वी हैव ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके साथ ये होता है जी, और ऐसे ही बाकी दुनिया में होता है और सारा। इसके बाद मेरी दूसरी कंपनी है स्काई एयर कंप्रेसर्स। ये यहाँ पे हम काफ़ी सक्सेसफुली पाकिस्तान में इसको कर रहे हैं, क्योंकि सेल, सर्विस, स्पेयर्स हर चीज़ हम कर रहे हैं। लेकिन अब हमने यूजिंग जो हमारे इर्द गिर्द के जो टूल्स हैं उनको हमने यूज़ किया है। अली बाबा हमारे लिए भी एक टूल है। तो जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही वो भी हमारे पास टूल है, लेकिन हमारे पास लोकल जो है सेल्स और सर्विस और स्पेयर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो वैसी है जैसी किसी यूरोपियन कंपनी की है। तो यूरोपियन से हमने काम सीखा है, लेकिन हमने उसको यहाँ करके वी हैव मेड ए बिजनेस प्लान जिसके तहत ये प्रोडक्ट जो है ना अब हम नेबरिंग मार्केट्स को बेच रहे हैं, है, बांग्लादेश, सेंट्रल एशिया, ईस्ट अफ्रीका। तो वी आर नाउ सेलिंग दिस प्रोडक्ट अब्रॉड। तो वो जो है ना, जो मैंने पहले कहा कि प्लेइंग आउटसाइड द बाउंड्री। तो अब जो कमिंग टू द बेसिक थिंग इज़ कि आप सब लोगों के सामने अपनी अपनी सिचुएशन है। ये जो SWOT लिखा हुआ है, SWOT, है, बेशतर लोगों को आपको पता होगा, लेकिन दिस इज़ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स।
आप अपनी बिजनेस के लिए सिर्फ ये चारों लेटर जो हैं अलग-अलग लिख लें और आके देखें कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। हर कंपनी के अंदर कोई एक ख़ास एक या मोर देन वन स्ट्रेंथ्स होती हैं। अगर आप उन स्ट्रेंथ्स को समझें और फिर देखें कि इस किस्म की स्ट्रेंथ्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी जो है वो अकेली मार्केट के नहीं होती, वो हो सकता है कि आप एक फील्ड को प्रॉपर्ली समझते हो। अगर आप अब तक अगर आपने किसी एक डायरेक्शन में काम किया तो आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी किसी ख़ास किस्म की उस मार्केट के मतलब, उस प्रोडक्ट के मतलब, उसकी मेटलर्जी के मतलब, या उसकी जो कॉस्टिंग है हो सकता है यू माइट हैव ए मेथड ऑफ मेकिंग समथिंग चीपर देन एवरीबॉडी एल्स। तो ये सारी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। अगर आपने वो अपनी स्ट्रेंथ को अगर लिखेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये मैं। तो दूसरी चीज़ है वीकनेसेस। वीकनेस जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकती है, और वो बंदे की अपनी हेल्थ भी हो सकती है। कई चीज़ें वीकनेसेस, लेकिन व्हाट जो भी आपके दिमाग में आए आप एक दफ़ा उसको ना लिख लें। जब आप उसको लिख के दोबारा उसके ऊपर पढ़ेंगे ना, या अपने कोलीग्स के साथ, या जो आपका कोर, आपकी कंपनी की कोर है, फैमिली हो सकती है, आपके एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, आप उनके साथ उसको डिस्कस करें कि ये हमारी वीकनेस। क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड कि हमारी ये वीकनेस है तो देन यू नो हाउ टू स्पिन आउट ऑफ इट ऑल्सो। फिर आप उसका कोई मुदावा करने का भी सोचते हैं कि अच्छा इसको फिर हम ऑफसेट कैसे कर अपनी वीकनेस को कर सकते हैं। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, अब ये जो अपॉर्चुनिटी वाली सिचुएशन है ना, ये वो उधर शुरू में आ जाता है कि आप अपनी बाउंड्रीज के बाहर कैसे कर सकते। अपॉर्चुनिटी इज़ आउटसाइड पाकिस्तान। अच्छा, अब वो है किधर पड़ी, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग। तो जब तक आप दुनिया को उस तरीके से देखना नहीं शुरू करते या फिर पर्पसफुल ट्रैवल नहीं करते, वो जो किताब मेरी है शायद आप में से कुछ ने पढ़ी हो, ग्लोबल माइंडसेट, काफ़ी है वो भी की है। अच्छा, वो उसमें यही है कि पर्पसफुल ट्रैवल जो है ना, ये फ्रांस गया है, पेरिस का आईफिल टावर के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा ली, सो दिस इज़ नॉट ट्रैवल। ये ऐसे हाँ जी, घर वालों को या दोस्तों को बताया मैं जी आईफिल टावर खड़ा था, है ये, दिस इज़ नॉट इनफ। आप फ्रांस गए हैं तो देखेंगे यार इस फ्रांस में अपॉर्चुनिटी, इधर मेरे वाला सौदा बिकता क्या है, वो मंडी किधर है, मार्केट किधर है, बंदे कौन से हैं, या उसकी एग्जीबिशन कौन सी हो रही है। तो दैट इज़ वेयर द अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइंग। तो उसको जब तक आप उसको निकल के नहीं देखेंगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो भी आपके दिमाग में है उसको लिखें भी और ट्राई टू एक्सपैंड दिस। फिर फाइनल चीज़ है थ्रेट्स। और थ्रेट्स दो किस्म की होती हैं, एक वो है जो विच इज़ ए रियल थ्रेट, और एक होती है परसीव्ड थ्रेट। तो वो परसीव्ड थ्रेट हम अपने ऊपर बना लेते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारी दुश्मन है, एक थ्रेट परसेप्शन कर ली अपने, और अपने इर्द गिर्द एक खोल बना लिया। जो आप थ्रेट्स अपने लिए लिखें, फिर ये सोचें कि उसमें रियल थ्रेट्स कौन सी हैं, उसको क्वेश्चन दोज पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं कि असली क्या है और परसीव्ड थ्रेट्स क्या है। मैं सोचूं यार ये फ़लाना बंदा है, ये मेरे से हसद कर रहा है, ऐसे मैंने एक परसेप्शन बना ली है फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसी और चीज़ कर ली है। और बहुत अक्सर हम ये पाकिस्तान के साथ, और जब हम पाकिस्तान को कर रहे होते हैं ना, इधर ये ख़राबी है, इधर ये ख़राबी है, क्योंकि हमें इधर की ख़राबियाँ पता होती, जिधर हम जाने का सोचते हैं उधर की ख़राबियाँ हमें पता नहीं होती। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसको बड़ा ना तसल्ली से लिखें। ये मेरी जो आज का लेक्चर है, ये उसका एक किस्म का मगज़ है सारी बात का, क्योंकि इससे आगे आपका माइंड चलना शुरू होगा कि आपकी अपनी अपनी स्पॉट क्या है। और जब आपने ये कर लिया है तो अगला नेक्स्ट चीज़ है कि आपके पास अगर इस वक्त चीज़ें, ऑब्वियसली आप लोग सारे कारोबार में हैं, कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हैं और आपका काम चल रहा है, तो आप ये देखें कि अगर आप 15 किस्म के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वो एक कौन सा प्रोडक्ट है जो कि मैं वर्ल्ड मार्केट में लेके जा सकता हूँ। जब ये मैंने व्हील हब बनाने से, तो उस वक्त मुझे जो शौक़ था ना मेटलर्जी का, और मेटलर्जी में भी मैं पहले हार्ड मेटल्स में काम करता था, क्रोम, मोलिब्डेनम, कास्ट आयरन्स, बड़ी एक बारीक सी मूशगाफी है, बहुत कम ही लोग समझते हैं उसको। आई हैड मास्टर्ड दैट एंड आई मेड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट, लेकिन उसकी मार्केट एक्सपेंड करने वाली नहीं थी। फिर हमने ये डक्टाइल आयरन में किया, तो डक्टाइल आयरन की जो एलॉइंग थी उसके साथ मैं अजीबोगरीब काम कर सकता था, क्योंकि मैं उसकी मेटलर्जी को ना काफ़ी तफसील से समझता था। सरगोदा की मार्केट के लिए हमने क्रैंक शाफ्ट बनाए,
मिलर ट्रैक्टर के लिए हमने डिफ केसेस भी बना दिए, हमने हीनो के लिए व्हील हब बना दिए। फिर देखा यार अच्छा इसमें हार्डनेबल मटेरियल भी कर सकते हैं, तो हमने गियर मटेरियल भी बनाना शुरू किया डक्टाइल आयरन से, जो कि बाई नेम इज़ डक्टाइल, लेकिन हमने वो भी किया। तो लेकिन जिस वक्त मैंने ये सोचा कि मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है सेलिंग के लिए, तो मैं किस प्रोडक्ट को लेके जाऊं, तो फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और वर्ल्ड मार्केट और साइज़ ऑफ प्रोडक्ट और उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ों को गौर करके आई वेंट फॉर दिस। मुझे कोई व्हील हब्स के साथ मेरे कोई इश्क नहीं है, लेकिन ये है कि ये वो प्रोडक्ट था जो कि मेरी कंपनी से मोस्ट एफिशिएंटली विद द बेस्ट कॉस्ट और विद द बेस्ट प्राइस विद द वाइडेस्ट मार्केट ये मैं कर सकता था। हाँ जी, तो वो जो सिलेक्शन है वो आप लोग खुद कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल अपना दिया है ताकि आप लोग अपने अपने तौर पे सोच सकते हो। यहाँ पे मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं, लेकिन जो उनकी काम में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो उनको इतनी डिटेल से नज़र नहीं आ रही। जहाँ वो अपनी सारी ज़िंदगी तो लगाने लगे हुए हैं ना, उसमें आगे स्कोप है नहीं, है जी। लेकिन दे कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये हर कंपनी को खुद अपने उसमें होल से निकल के सोचने की ज़रूरत है। ग्लोबल मार्केट को भी, हाउ यू लुक एट द ग्लोबल मार्केट, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। जिस चीज़ को भी आप पकड़ेंगे, मैं आपको कोई मुझे ख़ास किस्म की वॉशर बताएं, मैं उसकी भी आपको वर्ल्ड मार्केट बता देता हूँ। तो उसकी जो डिमांड है, यू हैव टू सी कि डिमांड किस साइड को जा रही है, और इसके टूल्स हैं, हम लोग ये टूल्स रेगुलरली यूज़ करते हैं। और कल्चरल अवेयरनेसेस एंड एडेप्टेबिलिटी, कई दफ़ा मार्केट में मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं, उसके साथ आप अपने को अडेप्ट कैसे करते हैं। अगर आप इसमें जाएंगे तो नंबर एक तो आपका रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ जाता है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं। अब ऐसे ना कि आपके जो ओवरहेड्स हैं ना, लेट से एमडी की तनख्वाह है या गेट कीपर की तनख्वाह है, वो तो स्टैंडर्ड है। आपकी सेल अगर 1000 है या 2000 है या 10,000 है, तो ये जो ख़र्चा है ना ओवरहेड वाला, ये एक ही रहना है। लेकिन अगर आपने 1000 से लेके 10,000 पे ले गए, तो पर यूनिट आपकी कॉस्ट तो नीचे चली गई, क्योंकि जितने आपके ओवरहेड्स हैं वो सारे नीचे चले गए। दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स। तो फिर ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हालात होते हैं, कहीं गवर्नमेंट चेंज हो रही होती है, कहीं कोई क्लेमिटी आ जाती है, कहीं बहुत अच्छी खुशहाली आ जाती है। जब आप 10, 15, 20, 25 मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से डिमांड आती रहती है। तो ओवरऑल जो आपकी जो सेल है उसमें इस किस्म की डिप्स नहीं आती, उसमें फिर ग्रेजुअली आप बढ़ते चले जाते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब आप एक्सपोर्ट में जाते हैं तो फिर मुख्तलिफ मुल्कों से आपको मुख्तलिफ किस्म की। फिर है एनहांस ब्रांड रिकग्निशन। ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अपने शहर में देखेंगे कि बंदे ने टी शर्ट पहनी होती है, इधर कहीं किसी ने हॉलीवुड लिखा हुआ है, किसी ने कोलंबिया लिखा हुआ है, किसी ने कुछ, मतलब हम किसी और का ब्रांड पहन के बड़े खुश हो रहे होते हैं, क्यों हमारा अपना ब्रांड है ही नहीं है। इसी तो बात यह है कि नंबर एक तो आपका अपना ब्रांड होना चाहिए, और दूसरा ये है कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर ब्रांड। आप अपने ब्रांड को करें, बजाय से कि किसी और की टी शर्ट के ऊपर ये पहन के ना आप कहें कि आई एम ए ग्रेट मैन। यू आर नॉट ए ग्रेट मैन। आप किसी और के ना पैसे दे के महंगी चीज़ ख़रीद के उसका ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं आप, है। तो ब्रांड के ऊपर एक सोच की डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि अगर आप बिज़नेस में हैं तो डू यू हैव ए ब्रांड। इफ़ यू डोंट हैव ए ब्रांड तो यू आर नोवेयर। तो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जब इसमें आप जाएंगे। तो फिर जिस तरह आप बाहर जाते हैं तो कस्टमर्स की मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, और इंटरेस्टिंगली जस्ट लो वॉल्यूम पे आप लोग एग्जिस्ट करते हैं, आपके अंदर बहुत सी हिडन क्वालिटीज़ हैं जो कि हो सकता है किसी गोरे के पास ना हो या किसी और मुल्क में ना हो।
क्योंकि आप बहुत थोड़ी सी वॉल्यूम के साथ ना आप अपना दादलिया करने लगे हुए हैं। तो जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ना एक और ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है जो कि यहाँ घर बैठे आ ही नहीं सकती थी। तो दैट इज़ अदर सेंड। तो या फिर आपका कस्टमर आपके ऊपर की एक पाबंदी लगाता है कि ये इसके साथ ये होगा फिर मैं ख़रीदूँगा। तो नए आइडियाज़, नए प्रेशर, नए चीज़ें, उसके साथ आपकी कंपनी जो है वो इवॉल्व करती है टूवर्ड द नेक्स्ट लेवल। चैलेंजेस क्या हैं कि सबसे पहले है कि यू नीड ए थॉरो मार्केट रिसर्च। और जिस वक्त आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर निकलते हैं तो आपको देखना है कि कैसे करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ब्राज़ील ने ऑटो पार्ट्स के ऊपर ऐसी पाबंदी लगाई हुई है, रस्तगार ब्राज़ील में नहीं बेच सकता। दूसरी है कि ब्राज़ील वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसकी नेशनल लैंग्वेज पोर्चुगीज़ है, और हमें पोर्चुगीज़ वाला बंदा जल्दी से मिलता नहीं है जो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस कर सके, और अंग्रेज़ी में वो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हमारे साथ करना चाहते थे। तो हमने छोड़ दिया ब्राज़ील को। लेकिन वॉल्वो बनता है ब्राज़ील में, और हमारे पास वॉल्वो के लिए एक प्रोडक्ट था। तो वॉल्वो का जो वेंडर था यूरोप में, जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर अपनी सब असेंबली फिट करके वॉल्वो को सप्लाई करता था, हमने उसके साथ कर लिया। सो हमारा प्रोडक्ट जो है ना वॉल्वो ट्रक के ओरिजिनल में ब्राज़ील में चल रहा है, जिस जहाँ हम सप्लाई कर ही नहीं सकते थे। तो ये वो सारे सरप्राइजेज़ हैं वर्ल्ड मार्केट के कि वी आर सेलिंग टू ब्राज़ील। हमें ज़रूरी नहीं कि वहाँ उसकी कस्टम हम उसमें करें। तो हमने यूरोप में वॉल्वो के किसी सब असेंबलर को दे दिया, और वो सब असेंबलीज जब जाती हैं तो उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट भी चला जाता है। तो ये वो सारे सरप्राइजेज़ हैं। जब तक आपने पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलेंगे ना, ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। फिर ऐसे ही लीगल एंड लॉजिस्टिक्स हैं लोगों के टू अंडरस्टैंड के किसी की जो ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रही, उनके पेटेंट की इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रही है जी, और वो आप इजीली उसको कर सकते हैं बशर्ते कि आप उसके ऊपर भी तवज्जो दें। और सिमिलरली जो फ्रेट कॉस्ट हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उस पर पैकेजिंग और फ्रेट रिलेटेड और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, वो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। फाइनली ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो देखें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग हैं उनको एक चांस सेल हो जाती है उनकी किसी दूसरे मुल्क में, तो उसको कहेंगे कि हाँ जी हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। आपने एक्सपोर्ट नहीं की है, आपने एक फ़ॉरेन सेल की है। फ़ॉरेन सेल और एक्सपोर्ट में एक फ़र्क है। एक्सपोर्ट इज़ ए सिस्टम जिसको आप रोज़ाना हैंडल करते हैं, और वो रोज़ाना आपको यील्ड देता है बाई ऑर्डर्स एंड डिमांड फ्रॉम योर कस्टमर्स। तो ये हो रहा है कि जी चांस सेल्स, और क्योंकि हम यहाँ आदी हुए गए हाँ जी कि मिलत किसी एग्जेक्टिव के साथ अगर हमने रात को खाना खा लिया तो हम समझे हमने मार्केटिंग की है, हालांकि मिलत ने उसके बेसिस भी नहीं हैंडल करना आपको। लेकिन यह है कि हमारा जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो मैं बहुत अक्सर दोस्तों को देखता हूँ कि दे हैव नो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट है, इसके लिए सिस्टमेटिक वर्किंग की ज़रूरत है, जो हमने अपनी कंपनियों में और अपने क्लाइंट्स के लिए भी की है। फिर ये है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। जैसे मेरे पास एक गोल था कि हमने 70 मुल्कों को एक्सपोर्ट करें, जैसे जर्मन्स करते हैं ना, हमने कहा कि यार हमें इनसे कोई काम है, वी विल डू द सेम। जब वो गोल पूरा हो गया तो फिर मैं रिटायर हो गया कंपनी से। तो इसलिए ना ये जो गोल्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए मार्केटिंग का, एक्सपोर्ट का कोई गोल बनाएं, फिर ये काम चलेगा आगे। नेक्स्ट चीज़ है जी बिल्डिंग ग्लोबल नेटवर्क, जिसमें जो पार्टनरशिप्स और अलायंसेस हैं, एक आपके साथ लोकल पार्टनर, अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आप किसी मशीन शॉप के साथ कर रहे हैं या कोई सब असेंबलीज ले रहे हों, जो भी आप अपने लिए प्रोडक्ट सोचें, उसमें आपको अलायंसेस और पार्टनरशिप्स की यहाँ भी ज़रूरत है, और बाहर भी यू नीड टू फाइंड कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या बनाना है, आपके उस साइड ये पार्टनर्स कैसे हैं, और उनके साथ आपकी रिलेशनशिप क्या होनी है। सो दैट इज़ द अदर साइड कि जिसमें आपको देखना है। फिर सिमिलरली लेवरेजिंग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सपोर्ट प्रोग्राम्स, TDAP के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, इधर भी हैं। सिमिलरली
जर्मनी में और दूसरे मुल्कों में, वहाँ भी स्मॉल बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं। यू माइट फाइंड ए कस्टमर ऑन द अदर साइड या ए पार्टनर ऑन द अदर साइड जो कि आपके पार्ट्स को लेके आगे लेके जा सकते हो। तो पहले स्टेप में हो सकता है यू विल फाइंड सच ए अलायंस और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प है। फिर यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अब ये नॉर्मल है सब लोगों के लिए इस वक्त। लिंक्डइन का एक इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास है। यू कैन फाइंड पीपल हु आर योर कस्टमर्स। हम लोग जब ये कर रहे थे तो हम लोग रेगुलरली अपने कस्टमर तलाश कर रहे थे। ये यहाँ शाहिद साहब हमारे बैठे हैं तो शाहिद साहब ने पूछा यार कोई ऐसा मुल्क बताओ जहाँ के हमारा अभी तक ना कोई हमें इंक्वायरी नहीं मिली। ये कहते हैं लिथुआनिया से नहीं मिली। तो आई यूज़ टू गो एंड फाइंड, अब वो लिथुआनिया वाला अगर बंदा नहीं है तो लिंक्डइन पे साथ वाले मुल्क का या कोई उस ट्रेड का कोई बंदा ऐसा मिल गया, उसके साथ लिंक किया। उसके बाद वो लिथुआनिया वाले के साथ मैं सेकंड में आ गया तो उसको कनेक्ट कर लिया। जब मैं आ गया तो मैंने कहा शायद साहब इसको लिखें लेटर। तो एंड वी स्टार्टेड सेलिंग लाइक दिस। तो ये हमारे बचपन में या मतलब आज से 10 साल पहले भी ये फैसिलिटी थी नहीं। अब ये फैसिलिटी लिंक्डइन की आप सब लोगों के पास है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप लिंक्डइन पे अपना टाइम कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड पीपल ऑन लिंक्डइन, मेक दोज अलायंसेस। और वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसमें ना इंस्टाग्राम ने आपकी करना है, आप ना टिकटॉक ने करना है, ना फेसबुक ने करना। तो लिंक्डइन एट दिस मोमेंट द बेस्ट वन, जिसमें अगर आप अनपेड भी चलेंगे ना तो फिर भी आपके लिए इट्स ए गोल्ड माइन टू फाइंड कस्टमर्स। ये जो है ना स्लाइड, ये इसलिए है कि जब मैं इस मामले में था तो मैंने उस वक्त एक ब्रिटिश कंसल्टेंट हायर किया था टू जस्ट फाइंड द वे कि मैंने किस साइड पे जाना है, क्योंकि मेरी अपनी कंडीशन लोनली थी। देयर वाज नोबडी एडवाइजिंग। इस्लामाबाद आपको पता है बाबू लोगों का शहर है, उधर तो किसी के साथ गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। तो लेकिन यह है कि यू शुड लुक फॉर एन आउटसाइड फ्रेंड, क्योंकि फैमिली मेम्बर आपस में बैठ के कई दफ़ा इस किस्म के डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, करते हैं तो फंस जाते हैं बीच में। तो यू नीड एन आउटसाइड हेल्प जो कि आपको इसमें कर सके। तो मैंने काफ़ी अरसे से आई वर्क एज ए इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। और ये जो PMX है हमारे इधर अतर साहब हैं ये बैठ के, हाँ जी। तो हम लोगों ने यही हमारी जो टीम है इसी के साथ हमने पहले रफ्तार इंजीनियरिंग की एक्सपोर्ट बिल्ड की, फिर दूसरी तीसरी चौथी काम किए। तो ये काम हम करते हैं इसके लिए, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए और ख़ास तौर पे लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए।